हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय गुप्ता आपकी जा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम साइंस की एक क्लास का निचोड़ लेकर आए हैं जिसमें आपको क्वेश्चन तो कराए जाएंगे, साथ में उनके साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का युग्म है। रबी फसल, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो तीन तरह की होती हैं, वैसे तो होती कई और टाइप की भी हैं। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। ठीक, रबी खरीफ और जायद, इन तीनों में क्रॉप में सीजन का अंतर होता है, समय का अंतर होता है। ठीक, कोई गर्मी की फसल है, कोई सर्दी की फसल है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी एक सर्दी में लगा ली जाती है, गर्मियों में काट ली जाती है, गर्मियों में लगाई जाती है, सर्दी में काट ली जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो तो हम रबी की फसल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रबी की फसल की बात करते हैं। रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल, और साथ में इनकी ट्रिक्स को भी हम जानेंगे, जिससे क्वेश्चन में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारी अक्टूबर नवंबर में लगती है। अक्टूबर नवंबर का मतलब सर्दियों में। ठीक, सर्दी में लगती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। ठीक, मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। अब इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है नाई हूटर। आपको इसी ट्रिक से याद रखना है, इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ट्रिक से याद रखना हमें बहुत आसान होता है। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, चलिए। नाई से बना ना से चना। ठीक, ई से राई, राई को हम सरसों भी कह देते हैं, सरसों। ठीक है, हूटर, हू से बना हमारा गेहूं, और टर से बना हमारा मटर। ठीक, बजते से कोई मीन्स नहीं है, ही से कोई मीन्स नहीं है। जो से बना हमारा जौ। ठीक है, जो उसमें आलू। ठीक है, नाई हूटा बजते ही जोश में आलू लाया, ये इसकी ट्रिक है। ठीक, अब हमें ये कुछ फसलें जो है वो याद रखनी है। कौन कौन सी रबी की फसल कौन सी है? चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, आलू। यही अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। होती तो इसके अलावा और भी कई सारी हैं, लेकिन हमसे जो एग्जाम में पूछी जाती है हम उन्हीं को याद रखेंगे। पहले इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सी फसल हमें मिल रही है, हमें इनमें से कौन सी फसल मिल रही है हम ये देखेंगे। ठीक है, चलिए। इनमें से हम कौन सी फसल, आगे दूसरे की बात कर लेते हैं। ये तो हमारी थी पहली। दूसरी है हमारी खरीफ। ठीक, खरीफ की फसल। देखो, ये सर्दियों में लगाई गई और ये गर्मियों में काट ली जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ना, होली का जब भी सीजन आता है, होली वगैरह होती है, तो ये कुछ फसलों की काटने के बारे में पता चलता है कि होली वगैरह आ गई है, गेहूं वगैरह काटे जा रहे हैं, सरसों काटी जा रही है। तो सरसों जब कटती है तो एक कीड़ा, जिसे हम माऊ कहते हैं, जो हमारी पीले कलर का होता है, आंखों में घुस जाता है, पीले कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो इसी सीजन में आता है। ठीक है, दूसरी है खरीफ की फसल। जी, हेलो, नहीं, ओके, ठीक है। तो हम दूसरी फसल की बात कर रहे हैं। दूसरी फसल है हमारी खरीफ की फसल। ठीक, ये हमारी मार्च जून जुलाई में लगेगी। इसे हम जून जुलाई यानी हम अपनी गर्मियों में लगा देंगे, और अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे, यानी सर्दियों में काट लेंगे। ठीक है, जून जुलाई में हमने खरीफ की फसल लगाई और अक्टूबर नवंबर में हमने इसे काट लिया। ठीक है, चलिए अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, जब हर गधा, गधे का मतलब वो वाला गधा नहीं है, जब हर गधा तिल में कांपे। क्या है इसकी ट्रिक? जब हर गधा तिल में कांपे। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। जौ से बना हमारा ज्वार, ब से बना बाजरा, ज्वार बाजरा। ठीक है, ग से बना गन्ना,
धा से बना धान, ती से बना तिलहन, जिसे हम तिल कहते हैं ना, तिलहन जिसे लड्डू बनते हैं, ठीक है, तिलहन। मैं से बना मक्का, और क से बना कपास, ठीक है। ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। जब हर गधा दिल में कांपे, ठीक, जैसे ज्वार, बसे बाजरा, हर का कोई भी मीन्स नहीं है यहाँ पर, हर को हम किसी भी तरीके से नहीं लेंगे, ठीक। आगे गधा, गधा से बन गया गन्ना, धा से धान, तिल से तिलहन, में से मक्का, का से कपास। कुछ छूट रहा है, हर में हर छूट रहा है, हर से बन गया हमारा अरहर, अरहर, ठीक। ये दूसरा हो गया। हेलो, हाँ सर, कहाँ? नहीं नहीं नहीं, ओके, चलिए। तो हमारी ये दो फसलें हो गई हैं, अब तीसरी फसल की बात करते हैं। हमारी तीसरी फसल है जायद। साथ ही साथ आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मार्च अप्रैल या कह सकते हैं मार्च जून के आसपास लगती हैं, जब गर्मी तीव्र होती है, अति ज्यादा होती है। ये होते हैं जिनमें जल ज्यादा होता है, यानी जल वाली फसल, जल वाले फल। जल वाले फल का मतलब जिनके अंदर पानी भरा होता है, जैसे कि आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, इत्यादि। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखिए, रबी की फसल हमें पता चल गई, चना, राही, गेहूं, मटर, जौ, आलू, ठीक। सेकंड है जो खरीफ की फसल है, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, मक्का, कपास। और जायद की फसल है तरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, खरबूज, एक्सेट्रा, पपीता, ये सारी चीजें। हेलो, हाँ, हम्म, 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 मैं मैं रिकॉर्ड का करा दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ अभी, ठीक है। हम्म, आधी हो गई लगभग, दो तीन क्वेश्चन हो गए। ठीक ठीक, ठीक है, चलो। तो अब देखो, गेहूं और सरसों, हमारी गेहूं ये दी हुई है, सरसों नहीं है, सरसों हमारी, राई दी हुई है, सरसों। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, गेहूं और सरसों। आगे देख लेते हैं, सरसों हमारी रबी की फसल है, लेकिन धान जो है वो खरीफ की फसल है। धान खरीफ है, सरसों जो मटर है हमारी वो रबी की फसल है। तो एक फसल खरीफ की हो गई, एक फसल रबी की हो गई, ऐसे नहीं चाहिए। मक्का हमारी खरीफ की फसल है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक अभिकथन और एक रीजन दिया हुआ है। पानी के, जो पानी है हमारा पीने वाला, उसको उबाल कर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावकारी बचाव का कारण है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हेपेटाइटिस ए जो होता है, देखिए कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, एफ और जी। जिनमें बी और सी जो है ये बहुत खतरनाक होते हैं, और ये जल द्वारा होते हैं, जल या भोजन द्वारा कह सकते हैं हम, जल द्वारा। बाकी सब ये जो है ये रक्त द्वारा होते हैं, ये रक्त द्वारा होते हैं, ठीक। तो ये जल द्वारा है बी और सी, बाकी सब रक्त के द्वारा होते हैं। अब इसमें रीजन दे रहा है कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल के द्वारा संचालित होता है, जल से होता है, बात सही है। लेकिन ये बैक्टीरिया जनित नहीं है, ये वायरस, यानी हम इसे कहते हैं विषाणु, ठीक, विषाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन बी गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक, कौन से बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। सबसे पहले हम लेंगे जीवाणु। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की ट्रिक होती है हमारी, बैक्टीरिया, पंडित, आप जो काफी ज्यादा पढ़ चुके होंगे, का, टीका, न्यू, है,
बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया लगाने का मतलब ये है कि हमें इससे पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया की है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की टिक है। प प से बना प्लेग। ठीक है, प्लेग, हम इसे कह सकते हैं डिप्थीरिया। ठीक है, टा से बना टाइफाइड, टेटनिस, दोनों ही हैं, टाइफाइड और टेटनिस। ठीक, का से कुछ होगा नहीं, टाइफाइड टेटनिस। ठीक, टीका, टी, टीवी। ठीक है, टीवी, का से काली खांसी, जिसे हम पर्टूसिस कहते हैं। काली खांसी, जिसे हम क्या कहेंगे, पर्टूसिस, पर्टूसिस कहते हैं। ठीक, न्यू से बना निमोनिया, निमोनिया, ऐसे बना हैजा। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस, टीबी, काली खांसी, पर्टोसिस, निमोनिया, हैजा। ठीक है, ये दूसरा है हमारा दूसरा विषाणु को लेकर, विषाणु यानी वायरस। ठीक, वायरस की ट्रिक देखते हैं। रेखा हमें रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, यही है शायद जी। रेखा हमें हिट करके पूछ ए छोड़ गई। रेखा रेबीज, खसरा, रेबीज, खा से बना खसरा, हा से बना हर्पीस, में से बना मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस दिमाग की एक बीमारी होती है, दिमाग की झिल्लियों में संक्रमण हो जाता है। मेनिंजाइटिस, हिट से बना हमारा हिट 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 हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस कह देते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस, तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हर्पीस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, पोलियो, जैसे हम पीलिया, साथ में पीलिया भी हो जाएगा, पोलियो, पीलिया, चेचक, एड्स, छोटी माता। ठीक है, डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू भी इसी में आ जाएगा। इबोला, स्वाइन फ्लू, एक और छूट रहा है, इबोला, स्वाइन फ्लू, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, इबोला, हर्पीस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, तीसरी हम देख लेते हैं, इबोला, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, फ्लू कहते हैं इसे हम, स्वाइन फ्लू हो तो गया वैसे। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ये हो गई हमारी वायरस की ट्रिक। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक के पास। हमारी तीसरी ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ, ज्यादातर जो क्वेश्चन है अधिकतर वो स्टार्टिंग के तीन यानी जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से ही पूछते जाते हैं। इसके अलावा भी और हैं, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। इसकी ट्रिक है पापा काम पर, पापा काम पर सोते हैं।
अब पापा से मत कह देना कि पापा आप काम पर सोते हो, पापा नाराज हो जाएंगे। पा से हो गया पायरिया पेचिस, ठीक है, पायरिया पेचिस कालाजार। पायरिया पेचिस कालाजार, का से कालाजार, मां से मलेरिया, और सोने से बन गया निंद्रा रोग। से सीसी मक्खी द्वारा होता है, लोगों को बहुत ज्यादा नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। हमारा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और अब बता दें कवक। कवक से होने वाले रोग, इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब दामाद से ये मत कह देना गंजे दामाद तुम फ्रूट खा रहे हो, पता चला दामाद जी नाराज हो गए। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक, इससे हो गया गंजापन। जो गंजापन होता है ना वो भी इसी से हो जाता है। गंजापन, दा से बना दमा, दमा, और सांस की एक और प्रॉब्लम होती है दमा, इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, दमा दाद, ठीक। गंजा दामद खाए फ्रूट, फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट, एथलीट फुट। गंजा दामद खाए फ्रूट, ठीक, खाए रह गया खाए, खाज खुजली, खाज खुजली, ठीक है, ये आपके फोर्थ। आपका एक और है जिसे हम कहते हैं कृमि, कृमि से होने वाले रोग, ठीक है। इसकी ट्रिक है FDA सिस 5 लेरियसिस, जैसे सुना होगा ना, हाथी पांव वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है। टीनिएसिस, सबके पीछे सिस लगेगा, और एस्केरिस, एस्केरिसिस, ठीक है। देखिए ये आपकी टोटल बीमारियों की ट्रिक है जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। सिर्फ आपको ये ट्रिक्स याद करके रखनी है। इस ट्रिक्स का क्या काम है, देखिए जीवाणु पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, जीवाणु की ट्रिक है जिसमें प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, टेटनेस, पर्टोसिस के खाली खांसी कहते हैं, निमोनिया, हैजा, ये सब बीमारियां आती हैं। विषाणु से होने वाले रोग की ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, जिसमें रेशे रेखा, खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, पीलिया, चेचक, एड्स, छोटी माता, डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा होते हैं। प्रोटोजोआ पापा काम पर सोते हैं, पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, निंद्रा रोग, ठीक। कवक की ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा दाद, दासे दवा, दासे दाद, खाए से खाज खुजली हो गया, फ्रूट से एथलीट फुट हो गया। फिफ्थ है आपका कृमि से होने वाले रोग जिसे हम FTS कहते हैं, फाइडिएसिस, टीनिएसिस, एस्केरिस, यही तीन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे, वो हमारे जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ हैं। अधिकतम क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है, यानी एक तत्व है जो एक्स ऑक्सीजन के साथ, यानी कोई भी तत्व एक्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक रूल होता है या ट्रिक कहते हैं, अनीला, अनीला और छालानी, आपने ये रूल जरूर पढ़ा होगा, ठीक। अनीला से बन गया अम्ल, तो अम्ल जो है
वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये लिटमस पेपर की ट्रिक है कि अनिल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, छालानी क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी ये ब्लू को रेड कर देता है और ये रेड को ब्लू कर देता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो एक अम्ल बनेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो एक एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें विलयन कर देता है निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाए और उसके बाद जिसका विलयन जो होगा, विलयन का मतलब लिक्विड, यानी उसके साथ पानी के साथ भी रिएक्शन कराई जाएगी और उसका जो विलयन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, यानी अम्ल बना देगा। ठीक, अब इनमें से देखो हीलियम, सोडियम नहीं होता, सल्फर और कॉपर, कॉपर हमारा नहीं होगा, कॉपर हमारा मेटल है, हमारा बचा सल्फर। ठीक है, हमारा सल्फर ही राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, H2SO3, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस, रस, गन्ने का रस नहीं कर देना, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, यानी ध्वनि की चाल अधिकतम, वैसे तो सबसे अधिकतम ठोसों में होती है ध्वनि की चाल, ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। लेकिन हमने ये क्या देखा कि यहाँ तो सभी गैस दी हुई हैं, यहाँ सभी गैस दी हुई हैं, कुछ शुष्क हैं और कुछ आर्द्र हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्राई एयर, शुष्क एयर में ज्यादा होंगे या जो आर्द्र एयर है उसमें? अब आर्द्र एयर का मतलब है जिसमें जिसमें नमी भी है। ठीक, नमी होगी तो उसमें क्या है, वाटर वेपर होगा। वाटर वेपर क्या होता है, जब वाटर वेपर प्रेजेंट होगा कि एटमॉस्फेयर में, तो क्या है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसी वजह से साउंड जो है वो हमें ज्यादा सुनाई देगा। यही कारण है कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय पे पानी पड़ता रहता है, जिसकी वजह से आसपास एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यानी घनत्व तो ज्यादा हो जाता है। घनत्व तो ज्यादा हो जाने की वजह से साउंड है वो हमें ज्यादा तेजी से सुनाई देता है, एम्बुलेंस की आवाज हमें दूर से सुनाई दे जाती है। ऐसे ही रात के समय पे भी यही होता है। ठीक, चलिए अब देखो, तो शुष्क और जब हम आर्द्र की बात करें तो आर्द्र ही हमारा होगा, लेकिन तो ये दोनों तो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गए। जितनी आवाज ज्यादा शुष्क होगी उसमें ध्वनि उतनी कम सुनाई देगी, यानी शुष्क जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/, ध्वनि के। ऐसे हम मान सकते हैं कि हवा अगर शुष्क है तो जो ध्वनि है वो हमें कम सुनाई देगी, जितनी ज्यादा शुष्क होगी ध्वनि उतनी तीव्र, मतलब उसकी तीव्रता उतनी कम होती जाएगी, उतनी कम सुनाई देगी। अब रही आर्द्र, अब आर्द्र होगी, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा होगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, घनत्व तो वायु का सबसे अधिक होगा, वायु का घनत्व तो अधिक होगा। तो अधिक घनत्व होने की वजह से, अधिक घनत्व होने की वजह से जो वायु में ध्वनि की चाल है वह, या जो ध्वनि की चाल है वो हमें ज्यादा सुनाई देगी। तो ये ध्वनि की चाल के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ध्वनि की चाल के प्रोपोर्शनल। ठीक, तो यानी अगर हम अधिक घनत्व को बढ़ा देंगे तो चाल बढ़ जाएगी, यानी अगर हम आर्द्र वायु को बढ़ा देंगे, मॉइस्चर्ड वायु को, एयर को बना देंगे तो ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। अब ध्वनि की चाल किस किस से बढ़ती है, यदि आर्द्रता बढ़े, आर्द्रता बढ़े, ठीक है, तापमान बढ़े, तापमान बढ़े या घनत्व बढ़े, घनत्व बढ़े, तो फिर जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। इन 3 पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आर्द्रता, तापमान और जो घनत्व है वो प्रोपोर्शनल होते हैं ध्वनि की चाल के। ये तीनों में से कोई भी चीज बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी, इन तीनों में कोई चीज कम होगी तो चाल कम हो जाएगी। अगर हम आर्द्रता कम कर दें, यानी आर्द्र वायु को शुष्क बना दे, तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। ठीक है, तापमान कम कर दे, ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, घनत्व कम कर दे, ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5
आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, इनमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा समूह है जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी जिसमें प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी बना हो। प्रतिबिंब दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वास्तविक या आभासी, रियल या इमेजिनरी। ठीक है, अब हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे है हमारा पहले उत्तल दर्पण, इनको ट्रिक से ही करेंगे। देखो, उत्तल दर्पण जो है वो लेंस और दर्पण एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये अवतल दर्पण के समान कार्य करता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के समान कार्य करता है। अवतल सॉरी लेंस के समान, उत्तल दर्पण अवतल लेंस के समान कार्य करता है, यानी लेंस और दर्पण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा होता है उत्तल अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो हमारा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। अवतल दर्पण हमारा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, और बच्चा हमारा समतल दर्पण। ठीक है, ये तीन हमारे लेंसेस हो गए। इनकी एक ट्रिक होती है SAC। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए एक ट्रिक हो जाएगी SAC, और अवतल दर्पण के लिए होती है UV UVC UVB UVB। ठीक है, और इसकी होती है AS। ठीक है, समतल दर्पण की होती है AS। अब ये होती क्या है ट्रिक, इसको समझ लेते हैं। देखो, इसको बस ऐसे ही याद रखना है आपको, ये बस याद हो गए SAC UVB और AS। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की तरह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, इसकी ट्रिक होती है SAC। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता है, इसकी ट्रिक होती है UVB। और समतल दर्पण जो होता है वो AS, उसकी ट्रिक होती है। अभी S क्या होता है, S का मतलब है सीधा, सीधा। A फॉर आभासी, आभासी, और C फॉर छोटा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा ना कि किस बारे में बात हो रही है, सीधा, आभासी, छोटा। UVB, U का मतलब है उल्टा। V फॉर वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, फर्स्ट लेटर से ही बनाई गई ट्रिक है। और B फॉर बड़ा। ठीक है, B फॉर बड़ा। समतल दर्पण A और S, यानी आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके ज्यादा बहुत काम आए, आप कहीं नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि इनमें कौन सा सदैव आभासी होता है। देखो, आभासी एक तो यहाँ पर है और आभासी एक यहाँ पर है, यानी अवतल सॉरी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और समतल दर्पण, ये तीन हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, अब उत्तल दर्पण अवतल लेंस और समतल दर्पण। अब देखते हैं, उत्तल दर्पण ये रहा, उत्तल दर्पण ये रहा, उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल लेंस, इसमें अवतल लेंस है, इसमें अवतल दर्पण है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा यही सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। ठीक, इस ट्रिक को जरूर याद करके रखिएगा और कहीं मेंशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज पर स्थिर अवस्था पर रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। एक मेज रखी हुई, एक मेज है। ठीक, एक मेज है, इस पर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, इस पर एक बुक रखी है और ये कह रहा है कि इनमें से क्या सही है इसके बारे में, कि स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण मतलब किसी जगह पर रखी हुई स्थिति की वजह से जो घर्षण लग रहा है वो। ठीक, पर लग के स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल नहीं है, इस पर स्थैतिक घर्षण भी लग रहा है, स्थैतिक घर्षण भी है। ठीक है, और क्या ग्रेविटी नहीं लग रही इस पे, गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा, ग्रेविटी कहते हैं इसे हम। ग्रेविटी भी तो लग रही है इस पर। ठीक है,
ग्रेविटी की वजह से अपनी जगह पे स्टेबल बनी हुई है, और भी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो सभी है, ठीक, एयर वाला फोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें इस पे लगी हुई हैं। तो केवल एकमात्र नहीं, ये जो गलत हो गया, गुरुत्वाकर्षण वही वाली बात है, एकमात्र नहीं है, उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा। देखो अभी हमें क्लियरली दिख रहा है ग्रेविटी भी लग रही है, स्थैतिक घर्षण बल भी लग रहा है, तो ये गलत है, ये सही है। उस पर संतुलित बलों का युग्म लग रहा है। ये दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है संतुलित संतुलित और एक होता है असंतुलित। हम इसे सिर्फ ट्रिक से समझेंगे क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें, ठीक। संतुलित क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु है, वो विराम में रहे, बस ऐसे समझ लो, वस्तु विराम में रहेगी, ठीक। अगर वस्तु विराम में है तो बल संतुलित है, और अगर वस्तु गतिशील है, वस्तु गतिशील है तो वो असंतुलित है, ठीक है, गतिशील है। जैसे हम समझते हैं इसको अपने एग्जांपल से, हम अपनी जगह पे पेड़ों पे खड़े हुए हैं, यानी हमारा बैलेंस है, संतुलित है। अब कब खड़े रह सकते हैं हम, जब हम विराम में हो। लेकिन अगर हम चल रहे हैं या फिसल रहे हैं, गिर गए, तो क्या हम असंतुलित हो गए, इसलिए हम जब गतिशील होंगे तब, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बताना है हमें। चलिए देखिए, कार्बन का शुद्ध रूप का मतलब यह है कि जिसमें कार्बन के कण सबसे अधिक होंगे, कार्बन पार्टिकल सबसे अधिक होंगे, ठीक। अब यही हमारा इकलौता है कोक। अब कोक किसमें कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, हमारा होता है हीरा। ये नाम याद रखिएगा, ग्रेफाइट, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे कोक ना पूछकर कुछ और पूछ ले। हीरा, ग्रेफाइट, कोक, ठीक। ये आपके कुछ शुद्ध रूप हैं, शुद्ध अपरूप कहलाते हैं इसे, हीरा, कार्बन, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और कोक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन तो बस लर्न करने वाला था, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने हों, केवल वन सेल से निर्मित होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, ठीक। अब इनमें कौन कौन से हैं, फटाफट से बताइए, कौन कौन से, फटाफट से बताइए। ईस्ट है, अमीबा है, हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा बहुकोशिकीय है। समुद्री एनोमोन ये भी नहीं है, सी अर्चिन सी एनोमोन नहीं है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ईस्ट है, अमीबा है, यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक। ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, इसमें और लिख लीजिएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना नहीं है, चलो यूग्लिना, ठीक है। ये आपके यूनिसेलुलर है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ के साथ नहीं मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें लिखाई जा रही हैं उसको जरूर देख कर रखिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केवल आपकी एक तरह से एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस है, इसमें आपके कमेंट नहीं देखे जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन 9 है, एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक की, जी बिल्कुल इसी प्रकार का एक मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर हमारा है डिस्टेंस वाला, ठीक, मोशन वगैरह के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, ये वही चैप्टर है, ठीक, क्लास 8 का। तो एक परिवार है जिसने कार दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की, और यात्रा के आरंभ में पथमापी को हम कहते हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर, जो हमारी स्पीड को बताए, जो स्पीड को बताए वो स्पीडोमीटर, और जो हमारी डिस्टेंस को बताए, जो हमारी डिस्टेंस को बताए वो ओडोमीटर, ठीक, क्लियर। चलिए, तो जब वो उन्होंने स्टार्ट किया था तो उसका जो मेजरमेंट था वो 4157 किलोमीटर था, और जब यात्रा फिनिश हो गई तो इतना था। इसका मतलब वो इससे स्टार्ट किया उन्होंने और इस पर जाकर अंत किया। तो हम कह सकते हैं कुल दूरी हम कह सकते हैं, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 4436 माइनस 4157, ठीक है। किलोमीटर ही है ना, 279 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज क्या दी थी कि यात्रा के अंत में हो गया। अब यदि यात्रा पूरा करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे, यानी उन्हें यात्रा कवर करने में टाइम लगा है वो 5 आवर और 10 मिनट लगा है। अब क्योंकि ये किलोमीटर में दी है तो हमें इसे कंप्लीट आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 5 आवर प्लस इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तो पहले से ही आवर में है तो 10 अपॉन इसके लिए 60 का डिवाइड देंगे। कैसे कि 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट, ठीक।
1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे, तो इस 60 को इधर भेज देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/60 आवर। ठीक है, 60 आवर्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमने 60 का डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दी। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका कुछ नहीं है 5, एलसीएम आया 6, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 इक्वल टू 31/6 आवर्स। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? हमने पहले डिस्टेंस टोटल कितनी कवर हुई है वो निकाली, अब हमने जो टाइम दिया है उसको आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है तो उसकी औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, या टाइम लिख देते हैं केवल, टोटल जो भी टाइम है हमारा। अब टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर की है 279 किलोमीटर, और हमारा जो आवर लगे हैं, टाइम लगा है वो है 21/6। अब ये रूल के अकॉर्डिंग ये जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 279 इंटू 6/31। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो 279 है वो 31 से परफेक्टली डिविजिबल है 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम डिविजिबल हो गया, और 9 इंटू 6, 9 6 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 54 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रिक तो आपको बेसिक पता ही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छे, काफी शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपको ओवरऑल साइंस में जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इनसे क्लियर हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, घूर्णन को हम कहते हैं रोटेशन। ठीक, रोटेशन क्या होता है, जो हमारी अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर, उसकी वजह से होता है। और जो हमारे नॉर्थ और साउथ की जो विंड होती है, ठीक है, जब मौसम घटनाएं होती हैं, सॉरी जब दिन परिवर्तित होते हैं तो हवाएं चलती रहती हैं, हवा तो हर समय चलती हैं, तो उन हवाओं जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं उनकी वजह से जो डिप्रेशन होता है या जो विचलन होता है, चेंजमेंट होता है, उसकी वजह से भी असर करता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो हम इनमें से कौन सा रोटेशन के बारे में कह सकते हैं कि पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में विचलन, बिल्कुल सही बात है। ठीक, हवा जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। दिन का रात बनना, बिल्कुल सही है, दिन और रात रोटेशन की वजह से होते हैं। ऋतुओं का बनना नहीं, ग्रहण का बनना नहीं, ऋतुओं का बनना होता है रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक, और ग्रहण का लगना ये अलग चीज है। तो केवल इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, रीड कीजिए। एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है। ठीक, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश आपको पता ही होगा, सूर्य का प्रकाश होता है जिसके अंदर कई कलर होते हैं, VIGBYOR, इसे ट्रिक कहते हैं हम विग्योर। ठीक, विग्योर आपको आपने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में, आपने कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक, चलिए विग्योर। तो अब ये कह रहा है कि इसमें हरे रंग का जो प्रकाश है, हरा प्रकाश, ग्रीन 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 जी, ये रहा हरा प्रकाश जो है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा। अच्छा, यह गुलाब जो है प्रकाश के रंग में, यानी सनलाइट में तो लाल दिख रहा है। अब लाल रंग के प्रकाश, लाल रंग के गुलाब को अगर हम हरे कांच से, इस प्रकार क्वेश्चन कांच से भी आ जाता है कि हरे कांच से देखेंगे या पीले कांच से देखेंगे या ऑरेंज कांच से देखेंगे, ब्लू कांच से देखेंगे तो क्या होगा, या इस रंग का प्रकाश गिराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए आपको जैसे दिख रहा है कि लाल रंग जो है इसकी तरंग दैर्घ्य, आपने पढ़ा होगा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक। ठीक है, यहां से तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे आने पर घटती चली जाती है, हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं ना, लेकिन आप इसको इसी प्रकार से पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ब्लू, इस टाइप से ऊपर से नीचे की तरफ आने पर घटती जाती है। ठीक है, पहली चीज तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णन, तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णन, आवृत्ति, अनुकंपन, एक्सेट्रा चीजें और भी होती हैं कई सारी। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य और विचलन, विचलन विचलन। ठीक है, अब देखिए ये आपकी चार चीजें हैं। ठीक, तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक,
ठीक, प्रकीर्णन और विचलन। अब जैसे तरंग दैर्घ्य, ये बाकी चीजें ना ये तरंग दैर्घ्य के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उल्टी होती हैं। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, विचलन कम होगा। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा कम होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, विचलन ज्यादा होगा। तो ये नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती हैं, ये नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती हैं, और जो अपवर्तन हमारा तरंग दैर्घ्य है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक, चलिए अब दूसरी चीज समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा, देखो जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा, उसकी अवशोषक क्षमता, अवशोषण क्षमता उतनी ही ज्यादा। ठीक, अवशोषण क्षमता उतनी ही ज्यादा, और वो ऊपर से नीचे आने पर घटती जाएगी। तो अब देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, ये तो केवल आपको 3 पॉइंट समझने के लिए एग्जाम में हो सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो उसकी अवशोषण क्षमता भी सबसे अधिक होगी। तो लाल रंग के प्रकाश पर अगर आप कोई सा भी प्रकाश गिराओगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसका मतलब वो उस पर प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा। ठीक, जैसे लाल रंग के प्रकाश पर आप ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन कोई सा भी प्रकाश डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। और अवशोषण करके केवल एक ही रंग है जो अवशोषित करके बन जाता है, वो है काला। ठीक, काला रंग है वो अवशोषित करके बन जाता है। इसी प्रकार अब अगली बार हो सकता है क्वेश्चन ये दे दे कि येलो है, येलो पर ग्रीन या इंडिगो या वायलेट गिराने पर क्या होगा, सेम आंसर होगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ वाला कोई प्रकाश डालते हैं, ऊपर वाले प्रकाश पर नीचे वाला कोई प्रकाश डालोगे तो वो काला हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नीचे वाले प्रकाश का ऊपर वाला प्रकाश डालो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक पर हिम बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी में नमक मिला देंगे तो नमक मिलाने से घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, घनत्व बढ़ जाएगा, और जब जब घनत्व बढ़ता है उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, उसका क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घट जाता है, हिमांक घट जाता है। ठीक है, अब तो आपका आंसर समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, घनत्व बढ़ता है और हिमांक घट जाता है, तो इनमें दोनों नहीं बढ़ेंगे, क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिम बिंदु बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, हिम बिंदु नहीं बढ़ेगा। हिम बिंदु तब बढ़ेगा जब वो बिल्कुल ही जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर से सारे जो मॉलिक्यूल्स है, हाँ मॉलिक्यूल्स की बात होती है। जब घनत्व बढ़ेगा तो जो अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक बल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है इसी वजह से, इसी वजह से उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है, स्पेस हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से ये जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो अपनी आइसक्रीम पर ऊपर नमक डाल देते हैं। ठीक है, ताकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाए और वो जल्दी नहीं पिघले, क्योंकि इसका हिम बिंदु घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाएगा। पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाएगा, फटाफट से देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पक्षी जो है वो यूरिक अम्ल को रिलीज करते हैं, यूरिक अम्ल। तो इसलिए ये यूरिको को याद रखिएगा, को टैलिक जीव कहलाते हैं। ठीक, यूरिकोटैलिक जीव कहलाते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य वो यूरिया को रिलीज करते हैं उत्सर्जन पदार्थ के रूप में, यूरिया। तो इसलिए ये यूरियोटैलिक, इसलिए यूरियोटैलिक जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पक्षी जो होते हैं उनमें यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो इनमें आंत भी होती है, वृक्क भी होती है, यकृत भी होता है, मूत्राशय नहीं होता। ठीक है, इनमें मूत्राशय नहीं होता। अब मूत्राशय नहीं होता तो इनका जो मल द्वार है और मूत्र द्वार है दोनों एक ही होते हैं। इसलिए जब भी ये मल को रिलीज करते हैं तो साथ में इनके मूत्र जो है वो भी रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि इनका दोनों ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब ये पानी की कमी से डिपेंड करते हैं। जो लोग नॉर्मल पानी पीते रहते हैं उनमें यूरिया जनरेट होती है, जो बहुत कम पीते हैं उन्हें यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित में से रूप में प्राप्त करते हैं। मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं हमें ये बताना है बस। आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन भी कह देते हैं इसे, नाइट्रिफिकेशन पढ़ा होगा आपने। ठीक,
नाइट्रिफिकेशन, इससे आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा जी। नाइट्रिक एसिड, मुक्त नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स जी, करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रेट्स। अब ये है क्या, ये है क्या वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो एटमॉस्फेयर में हमें पता है 78% है हमारी नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में होती है तो हाई टेम्परेचर की वजह से, जब उच्च ताप होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या है, ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड में। हाई टेम्परेचर मिलेगा, यानी कब मिलता है हाई टेम्परेचर, जब भी बिजली वगैरह कड़कड़ाती है तो हाई टेम्परेचर बनता है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है। अब जब ये नाइट्रस ऑक्साइड, अब बारिश वगैरह होगी, साथ में बारिश वगैरह होगी तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जल में घुल जाएगा, ठीक। जल वगैरह, पानी वगैरह, रेन का जो वाटर है, वेपर है, वो मिलेगा, तो ये हो जाएगा H2NO2, नाइट्रस एसिड होना चाहिए, H2NO, ठीक है, ठीक, H2NO2, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, HNO2 और HNO3, कुछ गलत हो रहा है, ठीक 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 ठीक। हाँ, तो ये हमारे नाइट्रिक एसिड, जिसे हम HNO3 कहते हैं, और नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, इसमें बदलते हैं, ठीक है। HNO3 और HNO2 इसमें चेंज हो जाते हैं, कब, जब ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो जल के साथ रिएक्शन करता है। और ये जल कहां से आई, ये जल आया है आपके एटमॉस्फेयर में, जो बादल वगैरह थे उनके पानी की वजह से, उनके पानी के मिलने की वजह से, ठीक है। चलते हैं आगे, इतना क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए, अब ये जो जब बारिश के साथ नीचे गिरते हैं तो नीचे होती है हमारी सॉइल, ठीक है, ये हमारी नीचे होती है सॉइल। इसमें कई सारे हमारे खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम है, जैसे पोटेशियम है, ठीक है, और जैसे नाइट्रोजन भी होती है सॉइल के अंदर नाइट्रेट के रूप में, तो ये सब है। और इसके साथ रिएक्शन करते हैं, और इसके साथ रिएक्शन करके इनके नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, इनके नाइट्रेट बनाते हैं। अब इन नाइट्रेट को, नाइट्रेट अब ये होगा तो ये मिट्टी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और पौधों के अंदर ये पहुंचा देगी, ये पौधों में पहुंच जाता है। अब इन पौधों को क्या होता है, जीव खा लेते हैं, जलीय जो जो हमारे जीव है, गाय भैंस बकरी, ये खा लेते हैं, ठीक। और ये खाने के बाद क्या करते हैं, ये खाने के बाद मल त्याग करते हैं, ठीक। ये खाने के बाद क्या करते हैं, मल त्याग करते हैं, मल त्याग कर देते हैं, ठीक है। ये खाने के बाद क्या करते हैं, मल त्याग कर देते हैं। अब मल त्याग करने के बाद क्या होता है, मल त्याग कर दिया ना उन्होंने, अब ये मल त्याग में साथ साथ इनके यूरिक एसिड वगैरह ये सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है। और ये मल त्याग करने के बाद इनसे जो मल त्याग होगा, इसमें हमारी यूरिक एसिड होगा, यूरिक अम्ल होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा यूरिक एसिड होगा, हमारा अमोनिया वगैरह हो जाती है, ठीक। हमारा अमोनिया, अमोनिया को हम कहते हैं NH3, अमोनिया, और हमारा नाइट्रोजन गैस, गैसी रूप में होगा जो, ठीक है, गैसी रूप में रिलीज हो जाएगा, ठीक, गैसी रूप में रिलीज होगा। और ये वापस से फिर से एटमॉस्फेयर में, ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और फिर से यही प्रोसेस स्टार्टिंग से घूमकर आ जाएगी। इसी को कहते हैं नाइट्रेट फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो 78% हमारी नाइट्रोजन गैस है वो हाई टेम्परेचर क्यों हुआ, कह सकते हैं हम बिजली कड़कड़ाने की वजह से, ठीक है, बिजली की वजह से जो हाई टेम्परेचर है। अब ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड जब जल के साथ मिल जाता है तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बन जाता है, और ये बारिश के रूप में, ये वर्षा के रूप में, वर्षा के साथ नीचे धरती पे गिरते हैं। वर्षा कोई पर्सन नहीं है, रेन की बात हो रही है, ठीक। और ये मिट्टी में जो भी हमारे मिनरल्स, सॉल्ट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह होते हैं उनसे मिक्स होते हैं और उनके नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और नाइट्रेट में परिवर्तित होने के बाद जो पौधों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, ठीक, पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है इनका,
क्योंकि पौधों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। अवशोषण होने के बाद इनको जो जीव वगैरह वो खा जाते हैं और उसके बाद मल त्याग करते हैं। मल त्याग में इनके यूरिक एसिड, अमोनिया और नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलती है और यही गैस के रूप में वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक, क्लियर क्लियर। अब प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट, यहाँ क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, पॉइंट को पकड़िएगा। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं करते। मिट्टी से जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, इनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट से नाइट्रोजन में। ठीक, क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिफिकेशन, इससे हर बार एक क्वेश्चन बन ही रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में है। सॉरी, भौगोलिक दिशाएं का मतलब है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको हम ट्रिक के रूप में, न्यूज के रूप में याद कर लेते हैं। NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहते हैं ना न्यूज। वही हर जगह की, हर डायरेक्शन की न्यूज आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, तो कमरे में जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, आपको 10 चुंबकीय छड़ ली हुई है। चुंबकीय छड़ मतलब आप समझते हैं ना, बार्स, ये वाली, वही जो छोटे, जब हम छोटे थे तो खेलते थे। ठीक, दोनों को चिपकाते थे, एक आगे भाग जाते थे, कहते थे वो चुंबक भाग रहे एक दूसरे से। ठीक है, तो एक चुंबक के ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया, मतलब एक चुंबक है, उसके ध्रुव को हमने लिख दिया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब आपको कम से कम और कितने चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे आप 10 चुंबकों के ध्रुवों की पहचान कर लें। अच्छा, ये बाकी के 10 जो चुंबक हैं आपके, इनमें मैं और कितने चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिटेक्ट कर दूं, डिस्क्राइब कर दूं, जिससे क्या है, आप बाकी के सभी 10 चुंबकों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आसानी से पहचान सकें। कम से कम कितनों को कर दूं, मुझे ये बताइए। एक मैंने पहले से कर दिया है, एक करके रखा है, और कितनों पे कम से कम कर दूं, ये 10 नहीं है, ये तो एग्जांपल के रूप में बता दिया है कि और कितनों को कर दूं कि ये क्या है, कि मुझे पता चल जाए इनमें से नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल वाला मेरे पास मैग्नेट है, मुझे पता है कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, तो मुझे अब और क्यों जरूरत पड़ेगी, मैं तो बस मैग्नेट को पास ले जाकर सॉल्व कर लूंगा। इसको पास किया, ये दूर होने लगा। आपको पता है ना कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, और डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ईच अदर आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, दो के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सेम पोल है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट पोल्स होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो अब जो आकर्षित हो रहे हैं वो तो सेम पोल हो गए। अब मान लो साउथ पोल है और ये आके इससे चिपक गया, तो मुझे पता चल गया ये साउथ है, ये साउथ है, तो दूसरा नॉर्थ हो गया। मैंने इससे दूसरे को लगाकर देखा कि अलग हो रहे हैं, तो ये नॉर्थ अगर एक जैसे हैं तो दूर भागेंगे, अलग होंगे तो चिपक जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे कर लूंगा। जब मेरे पास एक पहले से ही डिफाइन है, तो इसका मतलब मुझे एक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक, मुझे किसी और मैग्नेट की जरूरत नहीं है, मैं एक ही मैग्नेट जिसका मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटेक्ट हो चुका है, उसी से फाइंड कर सकता हूं, उसी से पता लगा सकता हूं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, एक बॉक्स दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, दो कॉलम है, इनको मैच करना है। केवल आपको मैच करना है। अगर आपको इनमें से सब चीजें भी नहीं पता तो भी आप एक दो से आसानी से मैच कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये सबसे इजी है, लैक्टिक का मतलब होता है जहां भी दूध से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, दूध संबंधित कोई भी चीज होगी, वही लैक्टिक एसिड वाला होगा, चाहे मठा हो, चाहे दही हो, चाहे ऐसा कोई भी चीज हो। अब देखो, हमें दूध वाला एक प्रोडक्ट दिख गया, दही। ठीक, बी का मिल गया थर्ड। अब हम देखेंगे बी का थर्ड, ये क्या रहा है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड की ना, थर्ड दे दिया, यानी इसको भी हम ABC मान लेते हैं।
सी डी। ठीक, तो बी का सी, बी ये रहा, इसका सी तो नहीं है इनमें से, बी का सी, इन दो जगह बी का सी दिया है, तो ये तो दो वैसे ही गलत हो गए। और देख लेते हैं साइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड याद रखिएगा हमेशा खट्टी चीजों में होता है, जो खट्टे फल है हमारे, नींबू, ठीक, आंवला, संतरा। अब खट्टा फल देखते हैं इनमें से कौन सा है, नींबू, नींबू मिल गया हमें। ठीक, डी का भी है, डी का भी हमें देखना, डी का भी यही वाला है हमारा, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा डी है। एसिटिक एसिड हमारे सिरका होते हैं ना, चाउमीन वगैरह बनाने में डालते हैं, वही वाले सिरका, अचार वगैरह में, तो एसिटिक एसिड सिरका। और हमारा बचा क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पालक में होता है, ठीक, पालक में, सेब में मैलिक एसिड होता है, एक्सेट्रा, इसी तरह से आपको याद रखनी है। तो एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए अगर आपको इनमें से एक या दो ऑप्शन भी आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता, ये हमें बताना है। ये हमें बताना है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। देखिए, उर्वरक शक्ति के लिए जो हमारे एसिड और बेस है उनका बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर उर्वरक शक्ति बैलेंस नहीं होगी, यानी जो हमारा पीएच मान, पीएच स्केल को ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पी स्मॉल होता है, एच कैपिटल होता है। ठीक है, अगर पीएच मान हमारा बैलेंस रहेगा तो हमारी उर्वरक शक्ति सही रहेगी। ठीक, अगर बैलेंस रहेगा तो उर्वरक शक्ति हमारी सही रहेगी, नहीं तो गड़बड़ रहेगी। ठीक है, तो उर्वरक शक्ति अब देखो, अमोनियम सल्फेट ये बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है, पोटेशियम बैलेंस करता है, ये बैलेंस नहीं करता। और हमसे यही पूछ रहा है कि इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, ये अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो गड़बड़ हो जाएंगे, और प्रवृत्ति बढ़ाने का काम। और उर्वरक जो होता है, ठीक, उर्वरक का काम होता है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना, जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो सके। और ये अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ा देता है, इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है और ग्रोथ अच्छी नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन राज्यों में चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा है, अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हमारे मिडिल में है, उत्तराखंड यहाँ है, आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ कहीं है, ठीक, और हरियाणा तो बहुत ही अलग हो गया, हरियाणा तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक, तो केवल अब चक्रवात कहाँ आ सकते हैं, चक्रवात पहले तो निम्न दाब का केंद्र होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र होता है। ठीक, तो चक्रवात निम्न दाब का केंद्र है, और चक्रवात ऐसी जगह पर ही आएंगे जहां पर समुद्र वगैरह, खाड़ी वगैरह होगी। ठीक है, जहां समुद्र वगैरह होंगे। और हमारा आंध्र प्रदेश ही इन ऑप्शन में से इकलौता ऐसा राज्य है जो बे ऑफ बंगाल के सटीक है, नजदीक है, तो चक्रवात आने के ज्यादा चांसेस बे ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब में भी आने के चांसेस रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन रीड कीजिए। प्रजनन वाला चैप्टर, प्रजनन से चैप्टर आते हैं कि एक से दूसरा कैसे बन जाएगा। ठीक है, बर्डिंग का मतलब होता है कि एक पार्ट कट गया, एक पार्ट अलग हो गया। जैसे मान के चलो ये एक पौधा है, इसके ये पौधे को हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, ये पौधा यहाँ से ऐसे करके कट गया और ये हिस्सा अलग हो गया। ठीक, अब ये जो अलग हुआ पार्ट है, ये जो अलग हुआ पार्ट है, ये तो एक कवर हो जाएगा, और ये अलग हुए पार्ट से भी एक पौधा जनरेट हो जाएगा, तो ये आपकी बर्डिंग कहलाती है। ठीक, तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है किसमें, फटाफट से कमेंट कीजिए जी। अमीबा में नहीं होता, अमीबा अलग करती से करता है, अमीबा या मल्टीपल होता है उसमें इस हिसाब से करता है। ईस्ट और हाइड्रा, आपका ईस्ट और हाइड्रा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, ईस्ट और हाइड्रा दोनों ही बर्डिंग प्रोसेस से आपके प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी टेबल है, कॉन्फिडेंसी टेबल, उससे चलिए फटाफट से रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु
उनके लवड़ी विलयनों को अलग कर देगा। धातु की बात कर रहा है, चलो धातु तो चारों ही है। कौन विस्थापित कर देगा? देखो अगर हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रखी है, जिससे अक्सर एक आध क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो उसमें जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं हमारे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं, यानी हमारे जो टेबल में ऊपर दिए हुए होंगे, ठीक, जो ऊपर होगा वही अधिक सक्रिय होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होगा वो अधिक सक्रिय होगा बजाय नीचे के। अधिक सक्रिय यानी ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता क्या है? घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता घटती चली जाती है, और क्रियाशीलता भी सक्रियता कह सकते हैं, या क्रियाशीलता घटती चली जाती है। ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता या सक्रियता क्या होती है? घटती चली जाती है। तो ऊपर वाली जो होगी सबसे अधिक सक्रिय होगा, और जो सबसे अधिक सक्रिय होगा वही क्या करेगा? तत्वों को अलग पार्ट में, जो भी उनके सॉल्युबल पार्ट्स होते हैं, यानी जो उनके सॉल्ट्स वगैरह हो गए, उनमें उसको विस्थापित कर देगा। तो इन चारों में सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में कौन कौन सा एलिमेंट है, हमें ये बताना है। बस हमें केवल ये बताना है कि इन चारों में सबसे ऊपर कौन है, ये बताना है हमें। बस फटाफट से बता दीजिए। इन चारों में हमारा टेबल में सबसे ऊपर आता है कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जिंक। जिंक हमारा सबसे ऊपर आता है। तो जिंक ही है जिसकी सबसे अधिक सक्रियता होगी इन चारों के मुकाबले, और इसके सॉल्यूशन में अगर हम इसका यूज करेंगे तो बाकी के जो सॉल्ट्स हैं उनमें विस्थापित कर देगा, बाकी के सॉल्ट्स को अलग कर देगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है कंपन, कंपन, कंपन को और ध्वनि के बीच में संबंध दिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? वो दिखाना चाहती है साथ में कंपन भी हो और साथ में ध्वनि भी समझ में आ रही हो, उनके बीच में रिलेशन क्या है, कि ध्वनि से कंपन कैसे जनरेट होते हैं। ठीक, इसके लिए सबसे अच्छा उपयोग, सबसे अच्छा उद्देश्य, सबसे अच्छा प्रयोग कौन सा होगा? मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज सुनना। अब देखो आवाज सुन तो रहे हैं लेकिन ध्वनि महसूस नहीं हो पा रही, उसमें कंपन महसूस हो रहे हैं, ध्वनि महसूस नहीं हो पा रही, टक टक करके। तो ये इतना अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान देखना। बात सही है, स्पंदन देख सकते हैं लेकिन उसमें ध्वनि का प्रयोग दिक्कत आ रही है, संबंध नहीं बता पाएंगे कि ध्वनि कहाँ है, कंपन कहाँ है। पानी में एक पत्थर फेंकना और उससे ध्यान से देखना, पत्थर फेंक दिया, वाइब्रेशन उसमें हो तो रहे हैं लेकिन पत्थर का साउंड खत्म हुआ। अब हमें बच्चा लगातार उस चीज को साउंड के कंपन के साथ फील नहीं कर पा रहा, यानी सबसे अच्छा उद्देश्य वो होगा जिसमें साउंड के साथ साथ आप कंपनों को भी साथ में फील कर पा रहे हो। ठीक, तो पानी ये वाले भी ठीक नहीं है। बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना, ये वाली बात ठीक है। हम बच्चे से कह देंगे बेटा आप बोल रहे हो तब तक अपने गले पे हाथ रख लो, ठीक, और महसूस करो, आपको झंझनाहट, वाइब्रेशन महसूस होंगे और आपको ध्वनि भी समझ में आएगी। इसका मतलब जब जब आप बोलोगे आपको वाइब्रेशन फील होंगे। तो यही वाला ऑप्शन सबसे सटीक है, सबसे बेहतर है इन बाकी तीनों के मुकाबले। ठीक, आप तीनों में एग्जाम्पल कर सकते हैं लेकिन इन तीनों से सबसे अच्छा और सबसे सस्ता यही उपाय है, तो इसी को आयोग ने भी सही माना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। यदि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों की लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है? अच्छा, जिसका भी वर्णन नहीं कर पाएंगे, देखिए और आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। इनमें से यानी कक्षा 7 तक पढ़ चुका है बच्चा, किसी एक चीज में महारत, निपुणता हासिल कर चुका है। ठीक है, अब निपुणता हासिल कर ली है किसी एक चीज में, महारत का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट हो गया उस चीज का, मतलब उसे अच्छी नॉलेज हो गई है उस चीज की, मास्टरी ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, अच्छी नॉलेज हो गई है, इस वजह से क्या है वो कुछ चीजों को अच्छी तरह समझ सकता है। तो इनमें से कौन सी एक चीज है जिसको बच्चा नहीं समझ पाएगा या नहीं कर पाएगा? मतलब अगर बच्चे से ये कह दें कि बेटा इसको एक्सप्लेन करो, उसको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में प्रॉपर। देखो कपास के कक्षा 7 में आप तंतु वाला, कक्षा 6 में भी है, क्लास 6 में भी और क्लास 7 में, दोनों में ही एक चैप्टर तंतु से रिलेटेड, तंतु यानी फाइबर्स वगैरह से रिलेटेड चैप्टर बना हुआ है, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हैं। कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से अलग करना है तो बहुत बेसिक सी चीज है, क्लास 6 में ही पढ़ ली जाती है। और ये तो क्लास 7 की बात कर रहा है। कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण, अच्छा, प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में प्रसंस्करण, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में रेशम कीट पालन। हाँ, रेशम कीट पालन के बारे में जानते हैं कि रेशम की कीड़ों को पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर होते हैं, मलबेरी खाते हैं, एक्सेट्रा चीजें, फिर उनके जो जीव होते हैं वो कोकून बना देते हैं, उन्हें गर्म पानी में छोड़ देते हैं, सारी चीजें उनको पता है। ठीक, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये 6th क्लास में ही आप पढ़ लेते हैं, तो 7th में तो इसे और अच्छी तरह समझ जाएंगे।
प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में, अब जो प्राकृतिक तंतु हैं उनका ऊन में उन्हें पता है कि भेड़ की खाल से ऊन है वो बनाई जाती है, उन्हें इस बारे में पता है। यानी कुछ चीजों के बारे में पता हो जाता है, जैसे कपास के बारे में, रेशम के बारे में, ऊन के बारे में, कुछ तंतुओं के। लेकिन कृत्रिम तंतुओं का क्लास 8th में चैप्टर है, क्लास 8th में आकर इसको पता चलता है जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका अलग अलग वस्तुओं में कि क्या क्या कैसे कैसे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। अब जिन चीजों के बारे में उनको पता ही नहीं है उसके बारे में वो क्या बता पाएंगे, तो आपका ऑप्शन बी ही ठीक हो जाएगा। यानी क्लास 7th तक आपको नेचुरल जो आपके फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ा दिया जाता है क्लास 7th तक, और क्लास 8th में आपको जो आर्टिफिशियल जिसे हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक, क्लियर? कैसे क्वेश्चन दिए हुए बनाकर। फिर से आ गई एक और सुश्री जी, सुश्री शिल्पा इस बार चेंज हो गई। सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा, लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, अवधारणा पेश करना चाहती हैं, जिसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त होगी। पार्श्व परिवर्तन हम एक तरह से कह सकते हैं मिरर इमेज, इसको हम एक तरह से, ये होता तो लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन है, हम इसको पर मिरर इमेज समझेंगे। क्यों समझेंगे? इससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, मिरर इमेज। बताइए इनमें से सबसे बेटर कौन सा है इसके लिए, जल्दी से फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। सबसे अच्छा इनमें से कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? एक कागज पर एक शब्द लिखना और उसे फिर 180 कागज को 180 डिग्री पर घुमाना, शीशे में देखते हुए पाठ्यपुस्तक पढ़ना। बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा इसके बारे में। ठीक है, खुद को शीशे में ध्यान से देखना, शीशे में देखेगा उसका रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उस चीज को अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो आप शीशे को स्कूल में अरेंज कर पाएंगे, ठीक, शीशे को तो अरेंज कर ही नहीं पाएंगे, तीनों बात एक जैसी हैं। शीशा तो मुश्किल है स्कूल में लाना, नहीं तो बच्चे क्या है वो मेकअप करने बैठ जाएंगे जैसे आपके आजकल स्कूलों में होता है। तो एक कागज पर एक शब्द लिख देना, पेपर बच्चों की नोटों में होते हैं, एक शब्द आपने लिख दिया, जैसे लिख दिया ए, ठीक है, अब उससे कहा है कि 180 डिग्री घुमा दो, तो 90 डिग्री 180 डिग्री, तो ए का बन गया ये उल्टा। अब आपको मैंने बताया मिरर इमेज, मिरर इमेज यही तो होती है, सॉरी मिरर इमेज यही तो हो जाएगी जो उल्टा दिखाएगी, मिरर इमेज या वाटर इमेज, हाँ मिरर इमेज ये सही है, ठीक है, एकदम उल्टा दिखाएगी। अब क्योंकि आप घर पर मेरे स्कूल में विद्यालय में मिरर को शो नहीं कर सकते, चारों एग्जांपल सही हैं आपके, लेकिन विद्यालय में मिरर को अरेंज नहीं कर सकते आप आसानी से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, आसानी से टूट सकता है, बच्चों को चोट लग सकती है। इसलिए आप सबसे इजी सबसे सस्ता मेथड यही है कि सबसे अच्छा तकनीक के बच्चे को पेपर पर लिखकर दिखा दीजिए और उसको 180 डिग्री घुमाने को कह दीजिए कि बेटा 180 डिग्री इसको घुमा दो और चेक कर लो, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन देखने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो क्लास के लिए सही हो, सस्ता हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, जिससे बच्चों को नुकसान ना हो, बच्चे आसानी से समझ सके, सब बच्चे कर सके। अब हम मिरर को लेकर भी आएंगे तो हर बच्चा नहीं कर सकता और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, मानव की कलाई किस प्रकार की, अच्छा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाला, खुले ओपन एंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है? ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसके बच्चों को ज्यादा सोचना पड़े, सिर्फ हाँ नहीं, एक शब्द दो शब्द के आंसर नहीं देने पड़े, कुछ थोड़े से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके दिमाग पर जोर डालकर उसको बताना पड़े। ठीक है, फटाफट से बताइए। चलिए, मानव की कलाई किस प्रकार की हड्डियों से बनी है, तो आंसर बता देगा कि किस प्रकार की हड्डियां, ये तो नहीं है, एक शब्द का हो गया। क्या सभी पशु, क्या वाले कभी क्वेश्चन नहीं होते, सही याद रखना, ओपन एंडेड में कभी भी क्या वाले नहीं लेते, ठीक, क्यों वाले अक्सर पूछे जाते हैं, या किस प्रकार से होते हैं। क्या सभी पशुओं में हड्डियां होती हैं, तो ये तो या तो बच्चा हाँ कर देगा या नहीं कर देगा, ये तो आंसर है ओपन एंडेड, हुआ ही नहीं तो क्लोज एंडेड हो गया। भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब बच्चे सोचेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्यों जाते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ रीजन होगा, रक्षा के लिए माइग्रेट करते हैं, खाने के लिए माइग्रेट करते हैं, या किसी और वजह से माइग्रेट करते हैं। और किस किस प्रकार के हैं इसमें भी बात कर ली, किस प्रकार के कई सारी स्पीशीज होंगी उनके बारे में भी बात करेंगे। चूल जोड़ का मतलब होता है पाइवॉट, पाइवॉट ज्वाइंट, ठीक है, हिंज ज्वाइंट तो आपको पता ही है, इससे कैसे अलग होते हैं ये बताना है।
बस। और ये तो बच्चा एक्सप्लेन करता देगा कि ये इधर घूमेगी, ये चटकनी जैसी होती है, और ये 180 डिग्री पे घूमने की होती है, जैसे गर्दन हो गई, इसमें हमारी कोहनी, अंगुली, घुटना हो गया। ठीक, तो ये एक एक शब्द के हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 रीड कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करता है? अब क्योंकि ये प्राइमरी का है तो ये आपकी अमूर्त अवस्था में आ गए हैं, तो निगमनात्मक हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग तभी आ सकती है जिसमें बच्चे को ज्यादा सोचना पड़े, ज्यादा आइडिया लगाना पड़े। तो कौन सा उपयुक्त है? अंतः श्वसन के दौरान मध्यपट संकुचित क्यों हो जाता है? एक शब्द में जवाब दे देगा, एक लाइन में जवाब दे देगा कि सर इस वजह से ऐसा हो जाता है, ब्लड आता है, इस वजह से बंद हो जाते हैं इसमें। श्वास रंध्र, श्वास नली, श्वास प्रणाली की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जा सकती है? पादप जीवंत होते हैं, क्या पादप श्वसन कर सकते हैं? यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी बताइए आंसर। जी देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर कमेंट कीजिए फर्स्ट। जी देखिए, अंतः श्वसन के दौरान मध्यपट संकुचित क्यों हो जाते हैं? श्वास रंध्र और श्वास प्रणाली की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जाती है? तुलना बहुत जल्दी हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। यदि भोजन गलती से चला जाए तो क्या होगा? नाक में चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा, तो जो हवा है उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी, ये भी नहीं है। पादप जीवंत होते हैं, क्या पादप श्वसन कर सकते हैं? इस बारे में हम बात करेंगे, पादपों की चर्चा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, हाँ तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब साधन का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन के बारे में हमें बताना है कि निम्न में से अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब आप ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे जो आप स्कूल में, विद्यालय में अवेलेबल कर सकते हो बच्चों के लिए आसानी से, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा खर्चा ना हो। चलिए, फिल्टर पेपर, तेल और पानी का मिश्रण, पानी से भरे एक गिलास में पत्थर डालना, मटमैले पानी का एक गिलास। देखो, फिल्टर पेपर से कैसे शो कर दोगे? फिल्टर पेपर को दिखाने के लिए कुछ और तो चाहिए, केवल पेपर दिखा दिया बेटा देखो। इससे समझ में आ गया कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जब कोई भी ऐसा पदार्थ जो पानी में मिक्स नहीं हो सकता और वो पानी की तली में अपने आप स्वतः बैठ जाए, उसे कहते हैं हम सेडिमेंट, यानी पानी की तली में नीचे बैठने की प्रक्रिया सेडिमेंटेशन या अवसादन कहलाती है। तो तेल और पानी का मिश्रण, क्या तेल और पानी कभी नीचे बैठते हैं? तेल तो ऊपर ही तैरता रहेगा, तो ये तो अवसादन का पैसे प्रोसेस हुई नहीं। पानी से भरे एक गिलास में पत्थर डाल देना, पत्थर जो है वो अवसादन के रूप में नहीं होता है, पत्थर तो नीचे आके एकदम बैठ जाएगा, अवसादन नहीं है। मटमैले पानी का एक गिलास, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष साइमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तकनीक सिखा सकता है? साइमुलेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा बताना है हमें। अच्छा, किसी को पता है आप में से साइमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? साइमुलेशन सॉरी, साइमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपका गूगल है, ठीक है, आपका यूट्यूब है, ये एक तरह के साइमुलेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब ये है कि आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो सब पहले से ही ज्ञान जो है उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो स्टोर होगा। ठीक है,
स्टोर होगा। सर सपोज कर लीजिए आपको चाय बनाना सीखना है, तो आप YouTube पर डाल दीजिए, गूगल पर डाल दीजिए, आपको सारी डिटेल पहले से ही आ जाएगी, कई बार आ जाएगी, कई प्रकार से आ जाएगी। तो क्या ये पहले से ही उस चीज की डिटेल आपके पास आ गई, ठीक, आपको खुद से नहीं करना पड़ा। कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और हम हर जो विद्यालय होता है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसके लिए जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं, उस चीज की एक 3D इमेज या 3D थ्योरी वगैरह, 3D वीडियो वगैरह दिखा देते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। तो इनमें से कौन सा तरीका है बताइए फटाफट से, सबसे अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, यानी ऐसा काम जिसे हम विद्यालय में आसानी से नहीं कर पाएंगे, विद्यालय में आसानी से नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताना है हमें, ठीक जी। एक असमतल सतह पर एक गेंद लुढ़कते हुए रुक जाने की वजह से परीक्षण करना। देखो गेंद तो हम यहाँ पे लुढ़का देंगे, बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई हार्ड काम है, मुश्किल काम है नहीं। तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के भार को नापने का प्रभाव, ये भी बात नहीं है, विद्यालय में कई जगह विद्यालयों में तराजू आपको देखने को मिल जाते हैं, आपके आस पड़ोस में देखने को मिल जाएंगे। पहियों के साथ उनके या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने के प्रभाव, बिल्कुल भी नहीं। कुर्सियां पहिए वाली और बिना पहिए वाली दोनों ही विद्यालय में आसानी से अवेलेबल होती हैं, उनको बच्चे आसानी से कर सकते हैं, कठिन कोई नहीं है। ऊंचाई से फेंकी गई गेंद को प्रक्षेप पथ पर प्रेक्षण करना। अब पहली बात तो गेंद विद्यालय में क्या आएगी, और मान लीजिए आ भी जाती है तो हमने ऊंचाई पर फेंक दी, ठीक है, सही है, ये वाली चीज देख सकते हैं, लेकिन प्रक्षेपण पथ का प्रेक्षण कैसे करेंगे, बच्चे कितनी ऊंचाई पर गया, कितनी हाइट पर गया, कैसे प्रक्षेपण पथ हुआ, तो इसके लिए तो उन्हें कोई ना कोई मेथड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमारी मदद करेगा, ठीक, क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब ये है कि वास्तविकता से हमें रूबरू करा देता है, हमारी मदद करता है। एक हुक गतिविधि वह होती है, हुक मेथड की बात कर रहे हैं, जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करता है, मतलब अभी बच्चों को करंट में कितनी नॉलेज है उसका यूज करते हैं और उनमें रुचि पैदा करते हैं, उनमें इंटरेस्ट जगाएंगे, मतलब पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज जान लो और फिर उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। प्रकाश संश्लेषण के विषय में एक परिचयात्मक टॉपिक कह सकते हो। पाठ शुरू करने से समय सुश्री सलोनी के उनमें से कौन सा उपयोग करने की सबसे अच्छी मेथड होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण का एक टॉपिक पढ़ाना है, तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा तरीका होगा जिसमें हुक का नियम हुक गतिविधि का प्रयोग करना है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण का पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले ये जानना होगा कि बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या पता है। अगर जितनी भी नॉलेज होगी बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसी के बाद उससे रिलेटेड चीजों को बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा यदि पौधों से पत्तियों को हटा दिया जाए, ठीक। स्वपोषी और विषमपोषी के लिए पौधे पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोत क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या आपने ऐसे पौधे देखे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती। अब क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल को, ठीक है, जूनियर लेवल कह सकते हैं हम, जूनियर लेवल को पढ़ा रहे हैं। अब जूनियर लेवल के बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता ही होगा कि ये पत्तियां हरी होती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं, सूर्य के प्रकाश, वायु और जल की उपस्थिति में खाना बनाने की प्रक्रिया करती हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये वाली बच्चों को, हर एक बच्चे को पता होगी। तो क्या होगा यदि पौधों से पत्तियों को हटा दिया जाए। स्वपोषी और विषमपोषी के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोत क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती। तो देखो बच्चे तो इसमें हाँ या ना का जवाब दे देंगे, बिल्कुल उन्हें इस चीज की नॉलेज है, तो इनसे उनके वर्तमान ज्ञान के बारे में कैसे पता चला, इससे बच्चों को हम उसी चीज में पढ़ाएं कि बेटा पत्तों की हरी के बारे में बता रहे हैं। अब बच्चों को पहले से जिस चीज की नॉलेज है उसी नॉलेज को देंगे तो बच्चा ऊब जाएगा, रुचि पैदा नहीं होगी, इसमें रुचि पैदा नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, बच्चा पहले ही बता देगा कि सर सनलाइट, एयर और वाटर, उसे पता है। अब फिर से हम वही चीज बताने बैठ जाए, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। स्वपोषी और विषमपोषी के लिए पोषक तत्वों के, ये भी बात देखो उन्हें पहले ही पता है कि स्वपोषी वही होते हैं जो खुद का खाना बना लेते हैं और विषमपोषी जो दूसरों से खाना एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, ये वाली बात गलत है, ये ठीक है। क्या होगा यदि पौधों से पत्तियों को हटा दिया जाए। अब इस चीज के बारे में बच्चों को नहीं पता, उन्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है, लेकिन पत्तियों को हटाने के बाद क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि उन बच्चे ये जानते हैं कि पत्तियां जो होती है उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन अगर हटा ही देंगे फिर क्या होगा। तो इसलिए बच्चे अब गौर से बातों को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29 रीड कीजिए। एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। बच्चे को ऐसा लगता है कि मिट्टी में नमी नहीं होती है, ठीक है, तो हम इस चीज को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे को उनमें से कौन सी चीज करा सकते हैं जो सबसे सही तरीका होगा। लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना, कि लो बेटा ये रखा है मिट्टी, देखो नमी है कि नहीं है। अब बच्चा क्या उसमें से एब्जॉर्ब करेगा, गलत बात।
मिट्टी के नमूने को वजन की धूप में सुखाने और पहले और सुखाने के बाद तुलना करना ये ठीक लग रहा है। वर्षा होने के बाद मिट्टी का नमूना एकत्रित करके उसकी जांच करना। वर्षा हो जाएगी वो तो वैसी गीली हो जाएगी, उसमें तो बच्चे को क्या बताना है, वो तो छोटा बच्चा ही बता सकता है। इस वाली बात को गलत हो जाएगा। एक बीकर में मिट्टी और पानी को मिलाने के बाद इस मिश्रण को धूप में सुखाना, ये गलत बात है, घंटे लग जाएंगे दिनों के हिसाब से। मिट्टी के नमूने के वजन की धूप, हमने मिट्टी ली, कुछ सैंपल लिया, उसमें पहले धूप में सुखाने और उससे पहले हमने धूप में सुखाने से पहले उसका वजन मीजर कर लिया कि मान लो उसका वजन था 54 ग्राम, 54 ग्राम, ठीक है। अब धूप में हमने 4 घंटे 6 घंटे सुखाया, उसके बाद जब हमने देखा तो उसका वजन रह गया मान लो 40 ग्राम। तो अब हमने बताया देखो बच्चों, धूप में रखने के बाद जो वाष्प होगी या जो नमी होगी वो इवेपोरेट हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी तो उस पानी का वजन कम हो जाएगा, नमी का वजन कम हो जाएगा, इसलिए अब मिट्टी जो है कम रह गई। इसका मतलब मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ नमी होती है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। श्रीमान, अब आए हैं श्रीमान जी। श्रीमान राकेश अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वे छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रमाणिक कार्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चों को क्या आता है, बच्चे क्या जानते हैं, इस चीज के बारे में हमें समझाना है श्रीमान जी को, ठीक है। तो इनमें से किस चीज का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों को मैग्नीशियम की पट्टी को जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करने को कहना। चूने के पानी से गैस के पास हेतु सेटअप तैयार करना। लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु सुरक्षात्मक विलयन तैयार करना। रासायनिक परिवर्तन हेतु निम्न ताप नियमित करने हेतु प्रशीतक कक्ष का निर्माण करना। अब देखो सही सीधी बात वही हमने बताई थी कि ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे जो सस्ती होगी, बच्चों को आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जिससे बच्चे आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों को मैग्नीशियम की पट्टी को जलाकर कोई भी चीज जलाना, अब जलाने से हो सकता है टीचर की एब्सेंस में प्रेजेंस में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। क्या आप बच्चों के सामने जला दें, उससे कुछ पॉइंट हो सकता है, कुछ गैसें निकले जिससे बच्चों को समस्या हो जाए, ठीक। तो ये वाली बात ठीक नहीं है। हम उन्हें इस चीज को साइमुलेशन सॉफ्टवेयर में दिखा सकते हैं। सेकेंड है चूने के पानी से गैस तो सेटअप तैयार करना। ये पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, हमें बहुत मेहनत लग जाएगी, ये वाली बात ठीक नहीं है। लोहे में जंग लगने, हाँ ये देखिए, अब लोहे के जंग हमारे आसपास खिड़कियां होंगी, लोहे के कुछ ना कुछ पदार्थ होंगे, कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो हमें आसपास देखने को मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लास 8 का बच्चा है, सपोज करिए 7th के 8th का बच्चा है, उसे इसके बारे में पता होगा कि इसको बचाने के लिए कौन सा सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, ठीक। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। रासायनिक परिवर्तन हेतु निम्न ताप करने के लिए, अच्छा एक प्रशीतक कक्ष ही, एक आपका कूलिंग चेंबर ही तैयार कर दो, इतना पैसा कहाँ से आएगा भैया, ठीक है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, इन सब की बात करेंगे हम, ठीक। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो सकती है, जिंक का सॉल्यूशन उस पर चढ़ाया जा सकता है, पेंटिंग की जा सकती है उस पर, ठीक। इस तरह से बातों को बता सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 30 आप लोगों को कितने क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको कितने क्वेश्चन आए, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आज की आपको क्लास कैसी लगी इस बारे में जरूर बताइएगा, ठीक। थैंक यू गाइस।